हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 02 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज अपन को बात करनी है मात्रा व गुणित के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे अपने इस चैप्टर के दौरान। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गए तो सूत्र विभाजन को समझते देर नहीं लगेगी, आराम से एकदम क्रीम फ्लो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे मात्रा और गुणित के बारे में। देखो ये होते क्या चीज़ है वो अभी अपन जानेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कि मात्रा क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मात्रा और गुणित। सबसे पहले मात्रा के बारे में जानेंगे। ये अपना डीएनए होता है, ये मान लो अपने पास है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए है। इसके जस्ट नीचे ऐसे कुछ क्या होती है, धाग्यनुमा संरचना होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे लगे होते हैं गणसूत्र। ठीक है, क्या लगे होते हैं, गणसूत्र। सबसे पहले अपने पास है डीएनए, उसके बाद है क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन के जस्ट नीचे अपने पास लगे होते हैं गणसूत्र। ये डीएनए की पूरी संरचना है अपने पास। ये डीएनए हो गया। डीएनए के जस्ट नीचे धागेनुमा ऐसे धागों से बंधी हुई एक संरचना होती है, ठीक है, जिसको अपन क्रोमेटीन बोलते हैं, और उसके नीचे लगा होता है गणसूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। मानव के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, एक कोशिका के अंदर 23 होती है। ठीक है, अब देखो ये जो गणसूत्र है वो केवल एम अवस्था के अंदर दिखेंगे। किस अवस्था के अंदर दिखेंगे, एम अवस्था के अंदर आपको क्या दिखने वाला है, गणसूत्र दिखने वाला है। बाकी जो अवस्थाएं हैं उनमें क्या होगा, जैसे G1, S और G2 अवस्था, इसके अंदर क्या होगा। देखो अगर आपको नहीं पता है कि M, G1, S और G2 अवस्था क्या होती है तो आप इसका लेक्चर 01 देखिए। ठीक है, कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन के अंदर अपन ने पूरी डेप्थ के अंदर बात की थी कि M अवस्था, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था क्या होती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो G1, S और G2 अवस्था में फिर क्या दिखेंगे, आपको ये चीज दिखेगी, क्रोमेटीन। ठीक है, क्या दिखेगी, क्रोमेटीन दिखेगी। ये चीज आपको यहां पे दिखेगी। केवल और केवल आपको एम अवस्था के अंदर ही गणसूत्र दिखने वाले हैं। बाकियों के अंदर क्या दिखेगा, ये जो धागानुमा संरचना है ये दिखेगी क्रोमेटीन। तभी क्या होता है कि जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर जब अपन जो प्याज होता है उसकी स्लेब लेते हैं तो वहां पे अपन को क्रोमोसोम जल्दी से नहीं दिखते, गणसूत्र जल्दी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि केवल और केवल एम अवस्था के अंदर जब कोशिका विभाजित होती है तभी अपन को क्या होते हैं, गणसूत्र दिखते हैं। बाकी सारों में क्रोमेटीन दिखता है। समझ पा रहे हैं ना भाई इस बात को, यानी कि आपको क्रोमेटीन ही दिखेगा बाकी अवस्थाओं के अंदर, केवल एम को छोड़ के। एम को आपके अंदर क्या दिखेगा, एम के अंदर गणसूत्र दिखेंगे। ठीक है, अब देखो गणसूत्र दिखेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 घंटे के लिए केवल आपको गणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम दिखने वाले हैं। इस बात को सोच पा रहे हो क्या, सोचो। क्या बोला मैंने कि 1 घंटे के लिए ही केवल गणसूत्र क्रोमोसोम दिखते हैं। सही बात है ये, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर एक कोशिका 24 घंटे के अंदर विभाजित होती है तो केवल 1 घंटे का क्या होता है, एम अवस्था होती है। तो उस हिसाब से देखिए तो गणसूत्र केवल 1 घंटे के लिए दिखेंगे, ये भी बोल सकते हैं अपने। सोच पा रहे हो ना भाई इस चीज को। अब देखो 1 घंटे के लिए गणसूत्र अपन को यहाँ पे दिखने वाले हैं। और बाकियों के अंदर क्या दिखेगा, क्रोमेटीन दिखेगा। अब इस चीज को देखो, थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं कि ये अपने पास कोशिका चक्र है, ये है अपनी एम अवस्था, ये है G1 अवस्था, ये है S अवस्था और ये है G2 अवस्था।
यहां पर आपको गणसूत्र दिखने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारों के अंदर क्या होगा, यहां पे आपको केवल और केवल क्रोमेटिन दिखेगा, धागेनुमा संरचना दिखेगी केवल बाकी सारों के अंदर, ठीक है। अब यहां पे देखो कि इस यहां से देखो ये एम अवस्था है, ये जीवन अवस्था यहां से क्या हो रही है, शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो जीवन अवस्था के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं कि जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है उसकी अपने मात्रा मान लेते हैं कितनी है, 2C है, मात्रा कितनी है, 2C है। तो इस पूरे के दौरान कितनी रहेगी, 2C रहेगी। यहां तक मात्रा कितनी रहेगी क्रोमेटिन की, डीएनए की मात्रा, क्रोमेटिन की मात्रा कितनी रहेगी, 2C रहेगी। उसके बाद सॉरी, यहाँ 2C रहेगी और फिर यहाँ पर क्या होगा, डीएनए है, जैसे मान लो आपके पास ये एक डीएनए है, तो ये डीएनए क्या करेगा भाई, धीरे धीरे यहाँ पर द्विगुणित होगा, ठीक है। यहाँ पे इस डीएनए का क्या होगा, द्विगुणन होगा, ठीक है, 2 गुना होगा, ठीक है। तो इसमें फिर चलते चलते आगे क्या हो गया, अपने पास डीएनए 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए की या क्रोमेटिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 गुना 4C हो जाएगी। चेक कर लो, यहाँ पे क्रोमेटिन की मात्रा 2C, यहाँ पर कितनी है 4C, और 4C से यहां से लेके और यहां तक फिर 4C ही रहेगी। और उसके बाद यहां पर जब क्या होगा, कोशिका विभाजित होगी तो डीएनए एक एक यहाँ पे बंट जाएंगे और इस वजह से यहां पर क्रोमेटिन की मात्रा 2C, यहां पर वापस 2C, और इसी प्रकार से चक्कर चलता जाएगा। शुरुआत में जीवन के अंदर देखो डीएनए 1 था और क्रोमेटिन की मात्रा अपन ने 2C मानी, यहां पर क्या होगा, विभाजित होगा, क्रोमेटिन विभाजित होते होते यहां पर कितनी हो जाएगी, 4C, G2 के अंदर 4C रहने वाली है, और उसके बाद जब विभाजित होंगे तो 2C हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई इस बात को। देखो यहां पर मेन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, गौर से देखिएगा, वो यही है कि जीवन से लेके G2 है, ये अवस्थाएं अगर अपन जाएं तो जीवन के अंदर डीएनए की मात्रा या क्रोमेटिन की मात्रा 2C है, G2 के अंदर जाते जाते यहां पर हो जाएगी 4C, और इस बीच वाली अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, S अवस्था बोलते हैं। इस बात को समझिए, समझ पा रहे ना इस बात को, कि जीवन से G2 के अंदर जब जाओगे तो क्रोमेटिन की संख्या या डीएनए की संख्या 2C से 4C हो रही है। अब यहां पर देखो जीवन, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवन के अंदर क्रोमेटिन की या क्रोमोसोम की मात्रा 2C है, और जीवन से लेके G2 तक जो बीच में S अवस्था आई है वहां पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम की संख्या 2C से 4C की तरफ जा रही है। तो यहां पर देखो इस बात को सोचो कि जीवन के अंदर क्या हो रहा है, जीवन के अंदर ये हो रहा है कि 2C मात्रा स्थिर है, यहां पर 2C मात्रा स्थिर है, क्रोमेटिन की मात्रा क्या है, स्थिर है, परंतु यहां पर S के अंदर क्या हो रहा है, 2C से 4C की तरफ क्रोमेटिन की मात्रा जा रही है, तो ये अस्थिर है या फिर बोल सकते हैं परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। समझ में आ गई भाई बात ये। अब यहां पर देखो, यहां पर G जो 2 आएगा तो उसके अंदर क्रोमेटिन की मात्रा 4C हो गई और वो स्थिर हो गई, और फिर जब अपने पास M अवस्था आई तो उसके अंदर वापस क्रोमेटिन की मात्रा 2C हो गई। समझ पा रहे हैं ना भाई इस बात को। इस चीज को अपन देखो ग्राफ से समझते हैं, तब अपन को क्या होगा, ये इजीली चीज समझ में आएगी। थोड़ा ग्राफ से इस चीज को समझने की कोशिश करो, हालांकि आपके समझ में आ गई होगी पर ग्राफ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब देखो मान लो ये अपन ने ग्राफ लिया, यहां पर अपन ने क्या लिया है, अवस्था ली, अलग अलग अवस्थाएं इस एक्स पे लेंगे, और इस अवस्था यहां पे क्या लेंगे, मात्रा लेंगे, किसकी, क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन की मात्रा यहां चलेगी, या फिर बोल सकते हो डीएनए की मात्रा यहां चलेगी। ये मान लो 0 है, यहां पर मान लो 2C है, यहां मान लो 4C है। जीवन के अंदर क्या हो रहा है, जीवन के अंदर ये हो रहा है कि मात्रा है 2C, तो जीवन की मात्रा ये देखो, ये 2C, यहां तक मान लो ये जीवन अवस्था आ गई अपनी,
ठीक है, ये जीवन अवस्था हो गई। उसके बाद अपनी कौन सी अवस्था आती है? एस अवस्था आती है, जिसके अंदर 4C से लेके 2C से लेके 4C तक मात्रा रहती है। तो यहाँ 2C हो गया और फिर 4C तक देखो यहाँ परिवर्तनशील है। आप ऐसे बनाओगे भाई, इसको सीधी रेखा का ग्राफ आएगा। समझ में आ रही है ना भाई बात ये? और यहाँ पर ये अवस्था कौन सी हो गई? ये हो गई एस अवस्था। उसके बाद एस के बाद G2 अवस्था आती है, जिसके अंदर 4C अपने पास क्या रहता है? क्रोमेटिन की मात्रा रहती है। अब क्रोमेटिन की मात्रा देखो 4C पूरे के पूरे M अवस्था तक क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ये स्थिर हो गया। उसके बाद अपने पास जो G2 अवस्था है, उसके बाद जब M अवस्था आ रही है तो वहां पे क्रोमेटिन फिर से 2C हो गया। तो इसको देखो, ये जो ग्राफ है ये ढलता हुआ आएगा ऐसे। इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? ये देखो, ये G2 अवस्था है और ये है M अवस्था। अब देखो जीवन अवस्था के अंदर एकदम देखो क्रोमेटिन की मात्रा स्थिर है, फिर S के अंदर 2C से 4C, G2 के अंदर 4C रहेगा और M अवस्था के अंदर वापस 2C आ जाएगा। अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्रोमेटिन की मात्रा कैसे घटती और बढ़ती रहती है जब विभाजन होता है कोशिका चक्र के अंदर। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंसेप्ट मात्रा के अंदर है, जो कि अपने पास जब सूत्री विभाजन पढ़ेंगे तब काम आएगी ये चीज। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन चलते हैं गुणित के ऊपर। नोट कर लीजिए। अब अपन यहाँ पे गुणित के बारे में पढ़ेंगे कि गुणित क्या है। मात्रा का तो पता चल गया कि ये क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। गुणित को देखते हैं। ये मुख्यतः गुणसूत्र पर आधारित है कि यहाँ पे गुणसूत्र नहीं, गणसूत्र। गणसूत्र देखो, ये अपनी यहाँ पे कोशिका चक्र है, ठीक है, जिसमें 4 अवस्थाएं होती है। हमने बताया M अवस्था, जीवन अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने बताया कि जो गणसूत्र होते हैं वो केवल M अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। जीवन, S और G2 अवस्था में क्रोमेटिन दिखाई देता है। समझ में आ गई बात है? अब देखो, फिर भी अगर जीवन अवस्था के अंदर अगर गणसूत्र बनाने की कोशिश करें तो वो अपन को कैसे दिखेंगे वो देखो। मान लो मैंने यहाँ पे गणसूत्र बनाने की कोशिश की तो वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। मान लो एक ये है मेरे पास गणसूत्र, दूसरा मान लो मैंने गणसूत्र बनाया ये, और तीसरा मान लो ये गणसूत्र बनाया। ठीक है, 2 गणसूत्र है। इसी के जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी बना दिए। एक गणसूत्र ये है, एक गणसूत्र ये, एक गणसूत्र ये। अब आप कहोगे कि आप ये तो कह रहे हो कि हम अवस्था के अंदर गणसूत्र नहीं दिखाई देते हैं, पर जीवन, S और G2 में नहीं दिखाई देते, तो आप कैसे बना रहे हो? भाई गणसूत्र अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बनाए तो कैसे दिखेंगे? ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अब देखो, मान लो कि ये इसके ऊपर जो जीन है वो कैपिटल A का है, इसके ऊपर स्मॉल a का है। ठीक है, अब जब जीवन है, अब S के अंदर क्या होगा? ये क्रोमेटिन 2 गुना होना शुरू हो जाएगा। यहां पर आते आते क्या होगा कि ये मान लो आपके गणसूत्र है। ठीक है, ये गणसूत्र हो गए मान लो आपके ये। अब ये क्या होंगे भाई? 2 गुना हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये समझ पा रहे हो क्या भाई? ये 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वो होगा। गणसूत्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएंगे। भाई DNA 2 गुना होगा तो गणसूत्र भी तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 गुणे होंगे। ये देखो इनका द्विगुणन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूं इन 3 जोड़ों को क्या? N। क्या मान लेते हैं? N। N क्या है? N है अगुणित। ठीक है, N क्या है यहाँ पे? अगुणित। ठीक है, तो ये अगुणित हो गया। अब इन दोनों को अगर माने तो 2N को अपन बोलते हैं द्विगुणित। 2N को क्या बोल देंगे? द्विगुणित, यानी जोड़े। समझ में आ गई ना भाई बात? N यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम या फिर गुणित की संख्या। ठीक है, गणसूत्र की संख्या।
गण सूत्र की संख्या, और अगर अपने इन्हीं एन, देखो यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, टोटल कितने हो गए वो देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल अपने पास यहाँ पे गण सूत्र 6 हैं। अगर मानव की बात करते हो तो यहाँ पे ये होते हैं 23, तो 2n कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना भाई बात है। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे 23 है, या फिर यहाँ पे 2n का मान 46 है। यहाँ पर देखो भले ही ये जोड़े बन गए होंगे, पर यहाँ पे गण सूत्र कितने हैं, टोटल 6 ही हैं भाई। ये तो द्विगुणन हो गया ना, इनका 2 गुना हो गए ये, ठीक है, एक से दूसरा चिपक गया है, बस इतना ही तो फर्क है। बाकी इसके अंदर गण सूत्र कितने हैं, टोटल 6 हैं। यानी अभी भी यहाँ पे n क्या है, जो अगुणित है वो कितना है, वहां पे 23 लिया है तो यहाँ भी 23 रहेगा, और 2n जो द्विगुणित है वो अभी भी यहाँ पे 46 रहेगा। समझ पे आ रही ना भाई बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन कहने की बात है कि गण सूत्र परिवर्तनशील नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं होता है, ठीक है। गण सूत्र क्या है, उतने रहेंगे जितने आपने पहले लिए हैं जीवन अवस्था के अंदर, तो आपको G2 के अंदर भी इतने ही गण सूत्र आपको प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई इस बात को। यानी यहाँ पर आपने कितने लिए 23, यहाँ पर भी 23 मिलेंगे। 2n जो द्विगुणित है यहाँ 46 है, तो यहाँ पर भी 46 रहेंगे, ठीक है। यानी कि गण सूत्र पूरे कोशिका चक्र के दौरान अपरिवर्तितशील रहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपरिवर्तनशील रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। अपन को देखो मेनली जो पॉइंट है वो क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मात्रा तो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। 2c से 4c और 4c से वापस 2c आ जाती है। मात्रा किसकी, क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन की मात्रा या फिर डीएनए की मात्रा। 2c से 4c और 4c से वापस 2c आ जाती है, ठीक है। तो यानी ये तो क्या है, परिवर्तनशील है, परंतु गण सूत्र परिवर्तनशील नहीं होते हैं, ये स्थिर रहेंगे। बस आज के लेक्चर की बात बस यही थी कि क्रोमेटिन या डीएनए की मात्रा तो परिवर्तनशील होती है, 2c से 4c और 4c से 2c आती है, परंतु पूरे कोशिका चक्र के दौरान यहाँ पे गणसूत्र है वो परिवर्तनशील नहीं होते, वो स्थिर रहते हैं। बस इन दो चीजों का अपन को ध्यान रखना है और सूत्री विभाजन क्रीम की तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है भाई, आपको बेसिकली यही ध्यान में रखना है। देखो ये चीज रट लो कि क्रोमेटिन या डीएनए की मात्रा कोशिका चक्र के दौरान परिवर्तनशील रहती है। 2c से 4c, 4c से 2c आती है, परंतु गणसूत्र है वो अपने पास स्थिर रहता है पूरे कोशिका चक्र के दौरान। समझ में आ रही है ना भाई बात ये। तो ये चीज है। तो बेसिकली अपना इस लेक्चर के अंदर यही चीज समझाने का मकसद था, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सूत्री विभाजन, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। उससे पहले आप ये जो 2 इंट्रोडक्शन वीडियोस आए हैं इनको आप जरूर से देख लेंगे, ठीक है, वरना सूत्री विभाजन समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना लगेगा सूत्री विभाजन पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।